हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द रैपिड रिवीजन सेशन ऑफ बायोलॉजी फाइटो 1.0 स्ट्रीमिंग ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ MGCI। इस रैपिड रिवीजन सेशन में हम लोगों ने स्टार्ट किया था विद द चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जिसमें फर्स्ट पार्ट जहां हमने बॉडी फ्लूइड्स ऑलरेडी देख लिए हैं, ब्लड एंड लिम्फ। अब हम स्टार्ट करते हैं आज से विद द सर्कुलेटरी पाथवेज। सी, The circulatory pathways are of two types. Circulatory pathway दो types के होते हैं. The first one is open and the second one is closed. Open circulatory system किन किन organisms में present होता है? Arthropoda and mollusca में open circulatory system present होता है, जहां पर blood जो है वो heart से pass तो होता है through large vessels into open spaces और बॉडी कैविटीज कॉल्ड एज साइनसेस। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ लार्ज वेसल्स प्रेजेंट होती है, पर हमारी बॉडी की तरह स्मॉल वेसल्स या कैपिलरीज जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। तो उनकी बॉडी में ब्लड जो है वो हार्ट में फ्लो होता है या हार्ट तक पहुंचता है थ्रू दी लार्ज वेसल्स, और फिर उसके बाद में ब्लड जो है वो ओपन स्पेसेस में ट्रेवल करता है। क्लियर? एनिलिड्स और कॉर्डेट्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है, जहां पर ब्लड हार्ट के थ्रू पंप किया जाता है और ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है थ्रू दी क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, दिस पैटर्न is considered to be more advantageous as the flow of fluid can be more precisely regulated. This is the difference between open and closed circulatory system. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड लार्ज ब्लड वेसल्स के थ्रू हार्ट तक पहुंचता है और हार्ट उस ब्लड को पंप कर देता है इनटू दी ओपन स्पेसेस। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड पहुंचता है हार्ट तक, हार्ट पंप करेगा और उनको पहुंचा देगा इनटू दी क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है दैट इज मोर एडवांटेजियस एज कंपेयर टू दैट ऑफ दी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है बच्चों इतना? अब बढ़ते हैं आगे। All vertebrates possess a muscular chambered heart. Very very important line. सारे vertebrates में muscular chambered heart होता है, यानी कि muscles का बना हुआ chambered heart होता है। Fish में जो heart होता है that is two chambered with an atrium and ventricle. Fish का heart कैसा होगा बच्चों? Fish का heart होता है इस तरीके का, जिसमें दो chambers present होते हैं, और ये जो दो chambers हैं these are atria and ventricle. तो इन पैसेज के थ्रू ब्लड अंदर आएगा। एट्रिया यहाँ पर होता है नीचे की तरफ में और वेंट्रिकल यहाँ पर होता है ऊपर की तरफ में। फिशेस के हार्ट को कहा जाता है वीनस हार्ट, क्योंकि इनके हार्ट में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। दैट्स व्हाई फिशेस आर पोइकिलोथर्मिक। Next, amphibians and reptiles except crocodiles have three chambered heart with two atria and single ventricle. Amphibians का और reptiles का heart कैसा होता है? Three chambered, जहां पर दो atria होते हैं और एक ही ventricle present होता है। But crocodiles, which is a reptile, alligator, which is a reptile, इन organisms का heart four chambered heart होता है। ठीक है, whereas crocodiles, birds and mammals possess a four chambered heart with two atria and two ventricles. Crocodiles में, birds में और mammals में two atria और two ventricles, यानी कि total four chambered heart जो है वो present होगा। In fishes, the heart pumps out deoxygenated blood, which is oxygenated by the gills. जैसे हमारी बॉडी में ब्लड का ऑक्सीजनेशन लंग्स के लेवल पर होता है, वैसे इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ब्लड का ऑक्सीजन गिल्स के लेवल पर होता है, क्योंकि इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? गिल्स है। ठीक है, एंड सप्लाई टू द बॉडी पार्ट्स फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न्ड टू द हार्ट। सच सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज द सिंगल सर्कुलेशन। देखिए यहां पर हमने बोल दिया ये हो जाएगा हमारे फिश का हार्ट। ठीक, तो ये हमने बोल दिया दिस इज एट्रिया, दिस इज वेंट्रिकल, ब्लड आया, और ब्लड कौन सा आया? ब्लड आया यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कहाँ चला जाएगा? गिल्स पर। गिल्स के लेवल पर क्या होगा? ऑक्सीजनेशन। गिल्स के लेवल पर ऑक्सीजनेशन होने के बाद में ये ब्लड जो है वो चला जाएगा टू दी बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स को कौन सा ब्लड सप्लाई हुआ? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बॉडी पार्ट से ये ब्लड जो है वहां पर बॉडी पार्ट्स में क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म करने के बाद में अगेन ब्लड जो है वो कौन सा हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस से किसको दे दिया जाएगा? हार्ट को। यानी कि फिश के हार्ट में हमेशा कौन सा ब्लड फ्लो करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा फ्लो करता है। क्लियर? एंड दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है,
एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, लंग्स और स्किन। यानी यहां से क्वेश्चन बनेगा एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में कहां पर ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो सकता है। गिल्स में हो सकता है, लंग्स के थ्रू हो सकता है और स्किन के थ्रू हो सकता है। याद रखिएगा बच्चों, गिल्स, लंग्स और स्किन। क्लियर है। और हार्ट की लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है और हार्ट की राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई होता है। तो राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड। क्लियर। तो एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में लेफ्ट एट्रियम जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है और ऑक्सीजनेशन इन 3 ऑर्गन्स में होता है। और जो राइट एट्रियम है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम दी अदर बॉडी पार्ट्स। However, they get mixed up in the single ventricle which pumps out mixed blood and such circulation is called as incomplete circulation. Differentiating point याद करेंगे अपन यहाँ पर, फिश में सिंगल सर्कुलेशन, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। फिश में हमेशा हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा, बट एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में पहले राइट साइड में आएगा डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट साइड में आएगा ऑक्सीजनेटेड, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिंगल वेंट्रिकल दोनों ब्लड जो है वो मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होने के बाद में मिक्स्ड ब्लड जो है वो फ्लो होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, बर्ड्स और मैमल्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों रिसीव होते हैं बाय द लेफ्ट एंड राइट एट्रियाज। लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड, राइट में डीऑक्सीजनेटेड, और रिस्पेक्टिवली उनके वेंट्रिकल्स में पास हो जाते हैं। राइट एट्रिया से ब्लड चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रिया से चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। द वेंट्रिकल्स पंप इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग अप, और वेंट्रिकल्स दोनों ब्लड को सेपरेटली पंप आउट कर देते हैं। 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज आर प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनिज्म। हमारी और बर्ड्स की बॉडी में 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे प्रेजेंट होते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए अलग सर्कुलेटरी पाथवे है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए अलग सर्कुलेटरी पाथवे है, मतलब 2 टाइप्स का सर्कुलेशन हो रहा है। सो वी हैव डबल सर्कुलेशन। क्लियर है। तो हमारी बॉडी में और बर्ड्स की बॉडी में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन, बिकॉज हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों का सेपरेशन है। क्लियर। लेट अस स्टडी द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आ जाते हैं अपन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पर। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, और क्या कहा जाता है इसे, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट, यस वी हैव अ मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट, 4 चेम्बर्स हैं, 2 एट्रिया हैं और 2 वेंट्रिकल्स हैं। और क्या है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स है बहुत सारी, नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का, ब्रांच्ड पैटर्न में ब्लड वेसल्स जो है वो प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है ब्लड, एंड विच इज अ फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड। और ब्लड क्या है, एक प्रकार का फ्लूइड जो सर्कुलेट होता है। ठीक। अब अपन देखते हैं यहां से हार्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए हार्ट द मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। हार्ट कैसा ऑर्गन है, मीजोडर्म से डिराइव्ड है। मीजोडर्म क्या है, 3 जर्म लेयर में से एक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। तो मीजोडर्म से अराइज हुआ है या डिराइव्ड ऑर्गन क्या है, हार्ट है। इज सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी इन बिटवीन द 2 लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जब मैंने आपको बताया था वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स। लंग्स के जो पेयर है उसके बीच में जो स्पेस होती है यहाँ, दैट इज कॉल्ड एज मीडियास्टीनम। उस लोकेशन में प्रेजेंट होता है हार्ट, टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, जिसकी वजह से लेफ्ट लंग में बनती है कार्डियक नॉच। ठीक है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। इट हैज द साइज ऑफ क्लेंच्ड फिस्ट, हैज द साइज ऑफ क्लेंच्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी के बराबर इसका साइज होता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। पेरी मतलब पेरीफेरी, कार्डियम मतलब रिलेटेड टू हार्ट। तो हार्ट को कवर करने वाली जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। तो अवर हार्ट इज सराउंडेड बाय पेरिकार्डियम, जैसे लंग सराउंडेड थे बाय प्लूरा लेयर, वैसे हार्ट सराउंडेड है बाय पेरिकार्डियम। एनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड, और उन 2 पेरिकार्डियम्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट है। पेरिकार्डियम 2 टाइप की, आउटर मोस्ट इज कॉल्ड एज पेराइटल पेरिकार्डियम
and inner one will be called as visceral pericardium. ठीक, तो आउटर वाली को अपन बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम और इनर वाली को बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम. दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड एज प्लूरल फ्लूइड, सॉरी पेरिकार्डियल फ्लूइड. क्लियर? पेरिकार्डियल फ्लूइड के अगर फंक्शंस पूछे जाएंगे हमें तो अपन क्या बताएंगे? प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम द जर्क एंड शॉक. हार्ट की दोनों जो वॉल्स है पेराइटल और विसरल पेरिकार्डियम दोनों के बीच में फ्रिक्शन होने से रोकता है, दोनों को मॉइस्ट रखता है. ये इसके फंक्शंस हो जाएंगे. ठीक है बच्चों? आवर हार्ट हैज 4 चेम्बर्स. हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं. 2 छोटे चेम्बर्स होते हैं और 2 बड़े चेम्बर्स होते हैं. 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चेम्बर्स जिन्हें कहा जाता है एट्रिया एंड लोअर चेम्बर्स जो बड़े होते हैं दे आर कॉल्ड एज द वेंट्रिकल्स. ठीक. A thin muscular wall called the interatrial septum separates the right and left atria. राइट और लेफ्ट एट्रिया दोनों को सेपरेट करने के लिए एक सेप्टा प्रेजेंट है कॉल्ड एज द इंटरएट्रियल सेप्टम. Whereas a thick walled interventricular septum separates the left and right ventricle. दोनों एट्रिया भी सेपरेटेड हैं, दोनों वेंट्रिकल्स भी सेपरेटेड हैं. दोनों एट्रिया सेपरेटेड हैं बाय इंटरएट्रियल सेप्टा जो पतला है. दोनों वेंट्रिकल सेपरेटेड है बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो कि थोड़ा सा थिक है. Now, the atrium and ventricles of the same side are also separated by thick fibrous tissue called as the atrioventricular septum. देखिए बच्चों यहाँ पर ये हमने बना लिया हमारा डब्बे वाला हार्ट का डायग्राम. इसमें हमने बोल दिया राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल. This is called as interatrial septa. This is called as interventricular septa. इसको हम बोलेंगे atrioventricular septa. Right atrioventricular septa. इसको बोल दिया जाएगा left atrioventricular septa. Clear? However, each of these septa are provided with the opening through which the 2 chambers of the same side are connected. अब यहाँ पर ओपनिंग भी है जिसके थ्रू दोनों जो हार्ट के चेम्बर्स है वो कनेक्टेड है. यहाँ पर जो ओपनिंग प्रेजेंट है उस ओपनिंग को अपन बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज द वॉल्व. क्या बोला जाता है उसे? वॉल्व बोला जाता है. द ओपनिंग बिटवीन द राइट एंड राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ वॉल्व formed by the 3 muscular flaps or cusp called as tricuspid. Clear? अब इनके बीच में जो मस्कुलर ओपनिंग्स है जिसे अपन ने बोला है वॉल्व, तो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में दिस इज कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड वॉल्व विच इज मेड अप ऑफ 3 muscular flap like structure and this is called as bicuspid valve which is made up of 2 muscular flap like structure, whereas bicuspid also called as mitral valve guards the opening between the left atrium and the left ventricles. Clear? तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टा है that septa is provided with the opening and that opening is guarded by the valve. और जो वॉल्व है राइट और राइट साइड में जो वॉल्व है बिटवीन राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल ट्राइकस्पिड और लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है दैट इज बाइकस्पिड. The opening of right and left ventricle. Yes, the opening of right and left ventricle into pulmonary artery and aorta respectively provided with the semilunar valves. अब राइट एट्रिया से अराइज होती है पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट एट्रिया से अराइज होती है aorta. These are provided with the semilunar valves. क्या प्रेजेंट होता है इनमें? सेमिलुनर वॉल्व प्रेजेंट होता है जो उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को गार्ड करता है. The valves in the heart allows the flow of blood only in one direction. This is very very important बेटा. वॉल्व जो है वो क्यों प्रेजेंट है? सिर्फ फ्लो को एक ही डायरेक्शन में अलाउ करने के लिए प्रेजेंट होते हैं. और वो डायरेक्शन क्या है? एट्रिया टू दी वेंट्रिकल. सबसे पहले तो एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आएगा, फिर वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और अयोर्टा में चला जाएगा. और वॉल्व जो है वो प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ दी ब्लड. क्लियर है बच्चों? ठीक. अब यहां से अपन डायग्राम देख लेते हैं हमारे हार्ट का. देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट. थोड़ा अपन इसको छोटा कर लेते हैं. यस, दिस इज द परफेक्ट साइज फॉर दिस. ठीक. देखिए, ये हो जाएगा हमारा इसमें राइट एट्रिया,
कलर चेंज करते हैं हम थोड़ा सा, यस, हाँ। तो ये हो गया हमारा राइट एट्रिया, ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल। दिस विल बी दी लेफ्ट एट्रिया एंड दिस विल बी दी लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर वॉल्व है कॉल्ड एज द ट्राइकस्पिड वॉल्व, यहाँ पर एक वॉल्व होगा विच इज कॉल्ड एज द बाइकस्पिड वॉल्व। क्लियर है इतना? ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। फिर राइट वेंट्रिकल से अराइज होगी यहाँ पर आर्टरी विच इज कॉल्ड एज द पल्मोनरी आर्टरी। दिस विल बी द पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स के लेवल तक जाएगी। लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होगी यहाँ पर अयोर्टा, तो ये हो गया हमारा अयोर्टा। क्लियर है? ठीक। फिर राइट एट्रिया को ब्लड सप्लाई करने वाला या ब्लड सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल है वो कौन सी है? वेना केवा। ये हो जाएगी हमारी वेना केवा। जो ऊपर से आ रही है वो हो जाएगी सुपीरियर वेना केवा। जो नीचे की तरफ से ब्लड सप्लाई करती है दैट विल बी द इंफीरियर वेना केवा। क्लियर है? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। क्लियर? ठीक। फिर सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आया राइट एट्रिया से चला गया राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर? फिर पल्मोनरी आर्टरी से पहुंच जाएगा लंग्स से आएगी पल्मोनरी वेन। ये ब्लड वेसल कौन सी हो गई? पल्मोनरी वेन, जो क्या कैरी कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दे देगी किसको? लेफ्ट एट्रिया से कहा जाएगा ब्लड? लेफ्ट वेंट्रिकल से चला जाएगा अयोर्टा और अयोर्टा से चला जाएगा कहां पर? बॉडी पार्ट्स तक। कहां तक चला जाएगा ये? टू दी बॉडी पार्ट्स। क्लियर है बच्चों? अब एक चीज और दिख रही है अपने को यहाँ, क्या है ये? कॉर्डी टेंडिनी ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमको दिखाई दे रहे हैं। फंक्शन क्या होता है इन कॉर्डी टेंडिनीज का? इन कॉर्डी टेंडिनीज का फंक्शन होता है which helps in the regulation of opening and closing of the valve। ये कॉर्डी टेंडिनी जो है वो वॉल्व के ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करती है, वॉल्व खुल जाए और वॉल्व बंद हो जाए। क्लियर है? ये इनका फंक्शन हो गया। ठीक है बच्चों? ना The entire heart is made up of cardiac muscles। ये हमें पता है, पूरा हार्ट जो है वो किसका बना हुआ है? कार्डियक मसल्स का बना हुआ है। The wall of ventricles are much thicker than that of atria। ठीक है? वेंट्रिकल्स की जो वॉल्व है वो ज्यादा थिक होती है एज कंपेयर टू एट्रिया। देखिए बच्चों, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में से ज्यादा थिक वॉल्स होती है लेफ्ट वेंट्रिकल के, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को बहुत स्ट्रांगली पंप करना पड़ता है टू पंप द ब्लड इनटू द अयोर्टा, क्योंकि अयोर्टा का काम होता है पूरे बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को पहुंचाना। तो एट्रिया और वेंट्रिकल को अगर अपन कंपेयर करेंगे तो एट्रिया की दीवारें पतली बट वेंट्रिकल्स की दीवारें मोटी। ठीक है? और अगर अपन राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को कंपेयर करेंगे तो राइट वेंट्रिकल की जो दीवार है वो थोड़ी थिन होती है और लेफ्ट वेंट्रिकल की जो दीवार है वो थोड़ी सी मोटी होगी। कितनी? 3 गुना ज्यादा थिक देन दी राइट वेंट्रिकल। क्लियर है बच्चों? ठीक। तो द वॉल ऑफ वेंट्रिकल इज मच थिकर एज दैट ऑफ द एट्रिया। A specialized cardiac musculature called as nodal tissue is also distributed in the heart। हमारे हार्ट में एक स्पेशल टाइप का कार्डियक मस्कुलेचर यानी कि एक स्पेशल टाइप की मसल्स जिन्हें नोडल टिश्यू कहा जाता है वो हार्ट में जगह जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक। पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम कॉल्ड एज साइनोएट्रियल नोड। चलो बनाकर देखें। यहां अपन ने बोल दिया ये हो गया हमारा हार्ट, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है? हमने क्या बोला यहाँ पर? राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया। राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया में यहाँ पर लोकेटेड है हमारा ऐसे नोड। फिर अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया क्लोज टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा। लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया क्लोज टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर एवी नोड। ठीक। फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल called as AV bundle continues from the AV node which passes through the atrioventricular septa to emerge on the top of interventricular septum and immediately divides into right and left bundle। देखो एक दूसरा बंडल है, उस बंडल का नाम क्या है? दैट बंडल इज कॉल्ड एज द एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल अपन ने ये बना लिया। कंटिन्यूस फ्रॉम द एवी नोड से कंटिन्यू हो रहा है ये यहाँ पर, विच पासेस थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा से पास हो गया।
इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के लगभग पास में ये लोकेटेड है, एंड इमीडिएटली डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हिज, और ये इमीडिएटली राइट और लेफ्ट बंडल्स में डिवाइड हो गया है, तो ये इमीडिएटली हमने इसको राइट और लेफ्ट बंडल में डिवाइड कर दिया। क्लियर? These branches give rise to minute fibers through the ventricle musculature of the respective sides and called as the Purkinje fiber। और इन बंडल्स में से इस तरीके से छोटे छोटे फाइबर्स जो हैं वो अराइज हो रहे हैं, तो ये ऐसे छोटे छोटे से फाइबर्स जो हैं वो इन बंडल से अराइज हो गए। ठीक, और इन फाइबर्स को क्या बोला जाता है? These are called as Purkinje fibers। और इन बंडल्स को क्या बोला जाता है? These are called as bundle of his। This is right bundle of his and this is left bundle of his। क्लियर है बच्चों इतना? Yes। Now, the nodal musculature has the ability to generate action potentials without any external stimuli। ये जो नोडल मस्कुलेचर्स होते हैं ये बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के, यानी कि सेल्फ एक्साइटेबल होते हैं, ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, तो ये बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज दीज आर ऑटो एक्साइटेबल, सेल्फ एक्साइटेबल होते हैं। However, the number of action potentials that could be generated in a minute vary at different parts of the nodal system। यानी हर एक नोडल टिश्यू के द्वारा जो जनरेट किया गया एक्शन पोटेंशियल है उसकी रेट जो है वो वेरी कर सकती है। सबसे ज्यादा जो रेट से एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है वो है एसए नोड, फिर उससे कम एवी नोड, फिर उससे कम एवी बंडल या बंडल ऑफ हिज, फिर बंडल ऑफ हिज के बाद में क्या आता है? पर्किंजे फाइबर्स। तो मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स आर जनरेटेड बाय एसए नोड और उसकी वैल्यू है 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। ठीक, देखिए, द एसए नोड कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स दैट इज 70 to 75 टाइम्स पर मिनट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग, क्वेश्चन की लाइन है बच्चों, इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। Which nodal tissue is responsible for maintaining या which nodal tissue is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of heart? That is SA node। Clear? SA node खुद से पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, सेल्फ एक्साइटेबल है, ऑटो एक्साइटेबल है, पेस मेंटेन करके रखता है। ठीक है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी को मेंटेन करके रखता है। That's why it is called as pacemaker of our heart। एक पेस को बनाए रखने वाला स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, our heart normally beats 70 to 75 times per minute। क्योंकि ऐसे नोड 70 to 75 टाइम्स जो है वो ऑटो एक्साइटेबिलिटी जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, इसलिए हमारी हार्ट बीट भी नॉर्मली कितनी होती है? 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। क्लियर बच्चों? इसका फ्लो चार्ट ध्यान रखेंगे अपन। यस, ऐसे नोड सिग्नल सेंड करेगा टू दी एवी नोड, ऐसे नोड और एवी नोड दोनों तक अगर सिग्नल पहुंचेंगे तो राइट और लेफ्ट एट्रियम जो है ये दोनों एट्रियम हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? फिर सिग्नल कहां पहुंचेगा? एवी नोड से पहुंचेगा एवी बंडल, एवी बंडल से पहुंचेगा बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज में लेफ्ट में भी जाएगा और राइट में भी जाएगा, बंडल ऑफ हिज से चले जाएगा पर्किंजे फाइबर, और पर्किंजे फाइबर से क्या होगा? जैसे ही एक्शन पोटेंशियल पर्किंजे फाइबर तक पहुंचेगा वेंट्रिकल्स हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर बच्चों? ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे याद रखिएगा। क्लियर? ठीक, चल नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कार्डियक साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्डियक साइकिल, इसमें से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपन कार्डियक साइकिल। हाउ डज द हार्ट फंक्शन? हमारा हार्ट कैसे काम करता है? लेट अस हैव अ लुक। टू बिगिन विद ऑल द 4 चेंबर्स ऑफ हार्ट इन अ रिलैक्स्ड स्टेट।
दैट इज दे आर इन द जॉइंट डायस्टोल। देखिए बच्चों, सबसे पहला तो क्वेश्चन आता है कि कार्डियक साइकिल में कितने फेजेस होते हैं। कार्डियक साइकिल में होते हैं 3 फेजेस। कौन कौन से 3 फेजेस होते हैं उसमें? जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वैसे तो कार्डियक साइकिल में हम बोलते हैं 2 एक्टिविटीज होती है। हाउ मेनी एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व इन द कार्डियक साइकिल? 2 एक्टिविटीज, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल। बट फेजेस कितने हैं? सिस्टोल और डायस्टोल कितने कितने फेजेस में हो रहा है? 3 फेजेस में हो रहा है, जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो सबसे पहले जो अपन स्टार्ट करेंगे दैट विल बी जॉइंट डायस्टोल। चलिए, तो अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारा हार्ट जो है वो पूरी तरीके से रिलैक्स्ड है, यानी कि जॉइंट डायस्टोल है, एट्रियाज आर आल्सो रिलैक्स्ड एंड वेंट्रिकल्स आर आल्सो रिलैक्स्ड। एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स आर ओपन। क्वेश्चन यहाँ पर कि जॉइंट डायस्टोल के समय पर कौन से वॉल्व खुले रहते हैं? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व खुले रहते हैं। तो ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन से और वेना कैवा से फ्लो होकर लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स में पहुंच जाएगा रिस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। क्लियर है? और इस समय पर सेमिलूनर वॉल्स जो है वो कैसे हैं? क्लोज्ड है इस समय पर। तो राइट और लेफ्ट जो वॉल्व है, क्लियर है? तो जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो दोनों वॉल्व जो है वो ओपन है और सेमिलुनर वॉल जो है वो क्लोज है। इसका अगर अपन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमें ये क्या कहना चाह रहा है? ठीक है, ये हो जाएंगी हमारी वेना कैवा और ये हो जाएगी हमारी पल्मोनरी वेन। तो वेना कैवा से ब्लड राइट एट्रिया में आ गया, राइट एट्रिया से ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में चला गया क्योंकि यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल जो है वो ओपन था। फिर उसके बाद में हमने देखा कि पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया में आ गया, लेफ्ट एट्रिया से ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया क्योंकि यहाँ बाइकस्पिड वॉल जो है वो ओपन था। ठीक, अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में पहुंच जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो आयोर्टा में जाएगा। बट इन दोनों के वॉल्व्स ओपन होने चाहिए, तब तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो आयोर्टा में पहुंचेगा। बट इस समय पर जो वॉल्व्स हैं वो वॉल्व्स कैसे हैं? सेमिलुनर वॉल्व क्लोज है। क्लियर है? तो ब्लड जो है वो राइट एट्रिया के थ्रू होते हुए राइट वेंट्रिकल तक पहुंच चुका है। ठीक, नाउ the SA node now generates action potential which stimulates both the atria and undergo a stimulus contraction, undergo a simultaneous contraction, the atrial systole। अब क्या होगा यहाँ पर कि atrial systole होने की वजह से सबसे पहले तो SA नोड जो है वो सिग्नल को भेजेगा टू दी AV नोड, AV नोड से सिग्नल पहुंचेगा बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से सिग्नल पहुंचेगा पुरकिंजे फाइबर्स तक। बट अभी यहाँ क्या हुआ है? ऐसे नोड जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के बाद में उस एक्शन पोटेंशियल को दोनों एट्रिया तक पहुंचाएगा, दोनों एट्रिया जो है वो साइमल्टेनियसली हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एट्रियल सिस्टोल और इस एट्रियल सिस्टोल होने की वजह से there is increase in the blood flow into the ventricles by about 30%। मतलब वेंट्रिकल्स में 30% ब्लड जो है वो आ जाएगा। तो बाकी के 70% का क्या हुआ? बाकी का 70% जो है वो कहाँ चला गया? कहीं गया नहीं है। हमने क्या पढ़ा है कि जॉइंट डायस्टोल में वेना कैवास ओपन, वेना कैवास के वॉल्व ओपन है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड जो है वो राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया दोनों में आ गए। क्लियर है? हमने क्या बोला? वेना कैवा के थ्रू ब्लड आ गया राइट एट्रिया, पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड आ गया लेफ्ट एट्रिया में, राइट एट्रिया से ब्लड चला गया राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया से ब्लड चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल। कितना परसेंट ब्लड गया? 70%। तो यहाँ पर वेंट्रिकल्स की पैसिव फिलिंग हो गई है। क्लियर? क्या हो गई? पैसिव फिलिंग। तो 70% ब्लड वेंट्रिकल्स में कब आ गया था? जॉइंट डायस्टोल के समय पर। बचा हुआ 30% है, उसको लेकर आना है। कब आएगा रिमेनिंग 30% ब्लड? एट्रियल सिस्टोल के समय पर। तो एट्रियल सिस्टोल में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बाय द इनिशिएशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल बाय द एसए नोड। तो एसए नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, एट्रियल सिस्टोल हुआ, एट्रियल सिस्टोल होने की वजह से 30% ऑफ ब्लड जो है वो कहाँ आ गया? वेंट्रिकल्स में आ गया। ठीक,
नाउ this increase the flow of blood into the ventricles about 30%. The action potential is conducted into the ventricular side by AV node and AV bundle, from where the bundle of His transmits it through the entire ventricular musculature. This causes the ventricle muscles to contract. अब जो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था वो एट्रिया में तो पहुंच गया, एट्रिया से कहां पहुंचाना उसको, वेंट्रिकल्स में पहुंचाना है। कैसे पहुंचेगा ये तो मैं आप लोगों को पहले ही सिखा चुकी हूं। कैसे पहुंचेगा, यहाँ पर एवी बंडल से पहुंचेगा बंडल ऑफ हिज से पहुंचेगा वो परकिंजे फाइबर्स। जैसे ही परकिंजे फाइबर्स तक पहुंचेगा वेंट्रिकल्स विल कॉन्ट्रैक्ट, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट अगर होंगे तो ब्लड कहां जाएगा, वेंट्रिकल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड पहुंचेगा पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पहुंचेगा अयोर्टा में। क्लियर है बच्चों। और जिस समय पर अगर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एट्रिया जो है ये क्या करेंगे, आराम करेंगे, क्योंकि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, एट्रिया जब काम कर रहा था तब वेंट्रिकल आराम कर रहे थे, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब एट्रिया आराम करेंगे। क्लियर है। तो इस समय पर क्या होगा, एट्रिया विल डायस्टोल कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे हैं तब एट्रिया डायस्टोल कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। ठीक। वेंट्रिकुलर सिस्टोल increases the ventricular pressure causing the closure of tricuspid and bicuspid valves due to attempted backflow of the blood into the atria। अब देखिए, जिस समय पर अगर ये दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अगर इन दोनों वॉल्व्स को अपन ने क्लोज नहीं किया तो वेंट्रिकल से ब्लड का बैकफ्लो हो जाएगा ना। ठीक है। तो जब वेंट्रिकल्स इनिशिएट करेंगे कॉन्ट्रैक्शन करना, स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्शन करना, तब क्या होगा कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स जो खुले हुए थे वो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स जो है वो बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के बाद में ब्लड का बैकफ्लो नहीं होगा। ठीक है। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस फर्दर, अब जैसे जैसे वेंट्रिकल का प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा, सेमिलुनर वॉल्व्स जो है वो, the semilunar walls guarding the pulmonary artery and the aorta are forced to open। जैसे जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व तो क्लोज हो गए, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए सेमिलुनर वॉल्व्स को खुलना ही पड़ेगा। तो अब सेमिलुनर वॉल्व्स जो हैं दे आर फोर्स्ड टू ओपन। जब ये खुल जाएंगे तो ब्लड वेंट्रिकल से फ्लो हो जाएगा उन ब्लड वेसल्स में इनटू द सर्कुलेटरी पाथवे। तो अब वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो चला गया उनकी रिस्पेक्टिव ब्लड वेसल्स में। अब जब वेंट्रिकल से ब्लड उनकी ब्लड वेसल्स में चला जाएगा तो वेंट्रिकल्स विल स्टार्ट टू रिलैक्स, वेंट्रिकल्स तो यहाँ पर रिलैक्स होना चालू हो जाएंगे। ठीक है। तो वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स, तो ये आ जाएगा यहाँ पर वेंट्रिकुलर डायस्टोल। पर जब डायस्टोल होगा, कॉन्ट्रैक्शन जब हो रहा था तब तो वॉल्यूम कम हो रहा था, प्रेशर बढ़ रहा था। डायस्टोल जब होने लगेगा तो वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, प्रेशर डिक्रीज होने लग जाएगा। तो हो सकता है ना कि ब्लड वेसल्स में से ब्लड लौटकर वापस से कहाँ आ जाए, वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। रोकोगे कि नहीं रोकोगे उसको? बिल्कुल रोकेंगे। कैसे रोकोगे उसको? जिन वॉल्स को अपन ने ओपन किया था प्रेशर को रिलीज करने के लिए, उन वॉल्स को वापस से क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। ठीक है। देखें, the ventricles now relax and the ventricular pressure falls। ventricles का प्रेशर जो है वो कम हो रहा है, causing the closure of semilunar walls which prevent the backflow of the blood into the ventricles। पहला बैकफ्लो प्रिवेंट किया था हमने ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल को क्लोज करके, दूसरा बैकफ्लो हम प्रिवेंट कर रहे हैं बाय द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्स। क्लियर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हियर, as the ventricular pressure declines further, the tricuspid and bicuspid walls are pushed open by the pressure in the aorta exerted by the blood which was emptied into them by the veins। अब जब प्रेशर और ज्यादा फ्लक्चुएट होने लगेगा तो हार्ट जो है वो डायस्टोलिक कंडीशन में चला जाएगा, और डायस्टोलिक कंडीशन में फिर से जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स हैं वो दोनों वॉल्स जो है वो ओपन हो जाएंगे। The blood now once again moves freely to the ventricles. The ventricles and atria are now again relaxed। अब हार्ट जो है वो डायस्टोलिक कंडीशन में चला गया, ब्लड आसानी से राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया में पहुंच जाएगा, एट्रियास के थ्रू वेंट्रिकल्स में पहुंच जाएगा। कितना परसेंट? 70% पैसिव फिलिंग हो जाएगी यहाँ पर। क्लियर है। अब फिर से क्या होगा, soon the SA node generates a new action potential।
30% ब्लड को वेंट्रिकल्स में पहुंचाना है तो एक्शन पोटेंशियल वापस से ऐसे नोड के द्वारा ले लिया जाएगा एंड द इवेंट्स डिस्क्राइब्ड अबव आर रिपीटेड इन दैट सीक्वेंस एंड द प्रोसेस कंटिन्यूस। और ये इवेंट जो है वो अब लगातार चलता जाएगा, मतलब ये कार्डियक साइकिल जो है वो कंटिन्यूअसली होती जाएगी। क्लियर है? ठीक है ना। द सीक्वेंशियल इवेंट्स इन द हार्ट विच इज cyclically repeated is called as cardiac cycle and it consists of systole and diastole of both atria and ventricles। और ये जो हार्ट के हमारे सीक्वेंशियल इवेंट्स होते रहते हैं, इन सीक्वेंशियल इवेंट्स को हम बोलते हैं दीज आर कॉल्ड एज द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में दो इवेंट्स आते हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्सेशन। Clear? As mentioned earlier, the heartbeat is 72 times per minute. That is, that many cardiac cycle are performed per minute. हमारी हार्टबीट कितनी है? 72। देखिए बच्चों, रिलेट कीजिए इसको। ऐसे नोड जितने बार एक मिनट में कॉन्ट्रैक्शन करेगा या एक मिनट में एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा, उतनी हमारी हार्टबीट हो जाएगी। तो ऐसे नोड ने मान लीजिए 72 टाइम्स अगर एक्शन पोटेंशियल को जनरेट किया है, 72 टाइम्स एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, 72 टाइम्स वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो 72 टाइम्स हमारी हार्टबीट होगी। क्लियर है? From this, it could be deduced that the duration of cardiac cycle is 0.8 seconds। तो इससे हमने ये पता लगाया कि एक कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन कितनी होगी? 0.8 सेकेंड। और एक मिनट में 0.8 सेकेंड्स की कितनी कार्डियक साइकिल रन कर रही है? 72 साइकिल्स जो है वो रन कर रही है। During a cardiac cycle, each ventricle pumps out approximately 70 ml of blood, which is called as stroke volume। Examiner का another favorite question, what is stroke volume? एक कार्डियक साइकिल में वेंट्रिकल्स के द्वारा कितना ब्लड पंप आउट किया गया है, एक बारी में वेंट्रिकल्स के द्वारा कितना ब्लड पंप आउट किया गया है, दैट इज 70 ml। और इसी 70 ml ब्लड को क्या बोला जाता है? स्ट्रोक वॉल्यूम। द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट के द्वारा यानी कि नंबर ऑफ बीट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। ये हमको दे देगा कार्डियक आउटपुट। क्या दे देगा हमें? ये कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट इज अनदर फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर। एक वेंट्रिकल के द्वारा एक कार्डियक साइकिल में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट किया जाता है, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। और एक मिनट में कार्डियक साइकिल में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स के द्वारा पंप आउट किया जाता है, दैट इज कार्डियक वॉल्यूम। क्लियर है बच्चों? Therefore, the cardiac output can be defined as, देखिए, the volume of blood pumped out by each ventricle per minute and averages about 5000 or 5000 ml or 5 liters in a healthy individual। एक मिनट में हार्ट के द्वारा amount of blood which is being pumped out, that is cardiac output। The body has ability to alter the stroke volume as well as the heart rate and thereby the cardiac output। हमारी बॉडी में एबिलिटी होती है कि हम हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम को अल्टर कर सकते हैं, हमारी हार्ट रेट को अल्टर कर सकते हैं। तो जब हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट अल्टर हो जाएगी तो डेफिनेटली हमारी कार्डियक आउटपुट जो है वो भी अल्टर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर एज दैट ऑफ द ऑर्डिनरी मैन। एथलीट्स में कार्डियक आउटपुट जो है वो ज्यादा होता है क्योंकि एथलीट्स की बॉडी की डिमांड ज्यादा होती है, ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई, ज्यादा उनको एनर्जी बनानी है, तो ज्यादा बार उनका हार्ट जो है वो काम करेगा कि नहीं। ठीक है, तो एथलीट्स की जो कार्डियक आउटपुट है वो हमसे ज्यादा है। Now, during each cardiac cycle, two prominent sounds are produced जिन्हें हम कहते हैं हार्ट साउंड। और इस हार्ट साउंड को हम स्टेथोस्कोप से आसानी से सुन सकते हैं। तुम लोगों को जो हार्ट साउंड सुनाई देती है दैट इज धक धक, पर एक्चुअल में जो हार्ट साउंड होती है दैट इज लब डब। ठीक है, और उन हार्ट साउंड्स को कहा जाता है फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकेंड हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड इज कॉल्ड एज लब। द फर्स्ट हार्ट साउंड इज कॉल्ड एज लब which is associated with the closure of tricuspid and bicuspid valve। Point to remember बेटा कि by the closure of tricuspid and bicuspid valve first heart sound आता है that is lub। और second heart sound generate होता है which is associated with the closure of semilunar valves। Semilunar valves जब close होते हैं तब second heart sound generate होता है that is called as the dub।
क्लियर है? एंड दीज साउंड्स आर द क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस, मतलब इन साउंड्स में अगर थोड़ा भी डिफरेंस आता है तो मतलब हमारे हार्ट की एक्टिविटी में कुछ गड़बड़ी है। तो ये साउंड जो है इनका बहुत बड़ा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी है। अब एक बात मैं आपको बताती हूँ कि जो लब और डब दोनों साउंड्स हैं दैट आर एसोसिएटेड विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं तब साउंड आता है लब, और जब वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स होने लगते हैं तब साउंड आता है डब। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए अब आते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ईसीजी। ठीक है, कार्डियक साइकिल के साथ में ही इसे पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक, देखिए, you are probably familiar with this scene from a typical hospital television show. A patient is hooked up with a monitoring machine that shows voltage traces on a screen and makes the sound beep, beep, beep and finally pee as the patient goes into the cardiac arrest. अब टिपिकल हॉस्पिटल के जो सीन्स हैं वो हमने देखे हुए हैं। बहुत बड़ी बड़ी सी मशीनें जो हैं वो पेशेंट को लगा दी जाती है, फिर उसके बाद में कुछ लीड्स होती हैं जो हाथों में लगा देते हैं, पैरों में लगा देते हैं, चेस्ट वाले एरिया में बहुत सारी लीड्स लगा देते हैं। देख के तो हमको भाई बहुत डर लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है। फिर उसके बाद में कंटिन्यूअसली पीप 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 साउंड आता रहता है। और हॉस्पिटल्स में या सीरियल्स में, टेलीविजन शोज में किसी को मरा हुआ दिखाना है तो दे विल शो अ कंटिन्यूअस साउंड ऑफ पी। क्लियर? क्या हो रहा है यहाँ पर? ईसीजी। ठीक है, ईसीजी के थ्रू हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज का पता लगा सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है ना बेटा, मशीन को क्या कहा है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ is used to obtain an electrocardiogram। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है ना ईसीजी का, वो इतना लंबा सा एक ग्राफ वाला पर्चा दे देता है डॉक्टर, ये लो आपका ईसीजी हो गया। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आया है दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो मशीन है दैट मशीन इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ व्हिच शोज द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। याद हो गया हमको ईसीजी क्या? ईसीजी दैट इज द representation of electrical activity of the heart during the cardiac cycle। एक कार्डियक साइकिल के समय पर हमारे हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो बताता है हमको कौन? ईसीजी। तो ईसीजी इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ईसीजी, एक स्टैंडर्ड ईसीजी अगर हमें ऑब्टेन करना है तो पेशेंट को हम लीड से कनेक्ट कर देते हैं। 3 लीड से जनरली कनेक्ट करते हैं हम। लीड्स कहाँ लगाते हैं? रिस्ट में और एंकल में, दोनों रिस्ट में लगा देंगे और लेफ्ट वाली एंकल में हम लीड्स लगा देते हैं दैट कंटिन्यूअसली मॉनिटर द एक्टिविटी ऑफ हार्ट। फॉर अ डिटेल्ड इवैल्यूएशन ऑफ द हार्ट्स फंक्शन मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन। डिटेल्ड इवैल्यूएशन अगर अपने को करना है तो चेस्ट पर बहुत सारी जगह पर लीड्स लगा दी जाती है। क्लियर है? अब ईच पीक इन द ईसीजी, ये हमको ईसीजी का पीक दिखाया जा रहा है। ईसीजी का जो हर एक पीक होता है इज आइडेंटिफाइड विद द लेटर पी टू टी दैट करस्पॉन्ड्स टू द स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ये जो पीक्स हमको दिखाए जा रहे हैं ये हार्ट की कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को शो कर रहे हैं। जैसे पी वेव जो है ये क्या शो कर रही है? इट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया का मतलब है बच्चों यहाँ पर एट्रियल सिस्टोल। ये आया हमारा क्वेश्चन। Which wave shows the atrial systole? P wave shows the atrial systole, जहां पर दिखाया जाता है हमको depolarization of our ventricles। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होगा? Which leads to the contraction of atria। ठीक, अब आया यहाँ पर QRS कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो QRS कॉम्प्लेक्स क्या शो करता है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल यानी कि ये कार्डियक साइकिल का वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है वो शो कर रहा है, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो विच विल इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर Q एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। तो Q के बाद में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, यहाँ पर सिस्टोल का पीक आएगा। क्लियर है? तो कॉन्ट्रैक्शन जो है दैट विल स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर Q, Q के बाद में स्टार्ट हुआ, ये कॉन्ट्रैक्शन का पीक आ गया हमारा। क्लियर? और टी वेव जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? टी वेव रिप्रेजेंट्स द रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम द एक्साइटेड टू द नॉर्मल स्टेट, यानी कि दिस विल रिप्रेजेंट रिपोलराइजेशन।
तो टी वेव रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। क्या रिप्रेजेंट करती है ये? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, यानी कि जब वेंट्रिकल डायस्टॉल कर रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द टी वेव। तो टी वेव रिप्रेजेंट मार्क्स द एंड ऑफ, टी वेव marks the end of systole, end of ventricular systole. Clear? Obviously by counting the number of QRS complex, yes बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जितने नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स होंगे उतनी हमारी हार्ट बीट होगी। क्या होगा? जितने नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स होंगे उतनी हमारी हार्ट बीट होगी। और इसमें QRS कॉम्प्लेक्स के बीच के डिस्टेंसेस भी मेजर किए जाते हैं। QRS कॉम्प्लेक्स के बीच में अगर डिस्टेंस कम है मतलब हमारी हार्ट बीट फास्ट है, QRS कॉम्प्लेक्स के बीच में अगर डिस्टेंस ज्यादा है मतलब हमारी हार्ट बीट स्लो है। क्लियर है? तो QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारी हार्ट बीट के बारे में बताता है। ठीक ना, one can determine the heartbeat या heart rate of an individual by the QRS complex. Since the ECG obtained from the different individuals have roughly the same shape of a given lead configuration, any deviation from this shape indicates a possible abnormality or the disease. ठीक है, तो हर एक व्यक्ति का अगर अपन ईसीजी देखें, नॉर्मल अगर पर्सन का ईसीजी देखेंगे तो हर एक नॉर्मल पर्सन का ईसीजी जो है वो हमें एक जैसा दिखाई देगा, बट अगर उसमें कोई भी डिफरेंस है मतलब हमारी हार्ट की एक्टिविटीज जो है उनमें कुछ प्रॉब्लम है। क्लियर? सो ईसीजी हैज अ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्लियर है बच्चों इतना? तो आज हमने क्या देखा है? आज हमने देखा है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, साथ में हमने कंप्लीट किया है कार्डियक साइकिल, नोडल टिश्यूज और हमने कंप्लीट किया है ईसीजी। ये पूरे जो आज हमने टॉपिक्स पढ़े हैं दैट आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। तो बच्चों इसे बहुत ध्यान से पढ़ना, स्पेशली नोडल टिश्यूज वाला पार्ट और ईसीजी इन रेलेवेंस विद द कार्डियक साइकिल। इसमें से आपको किसी भी तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर? कल हम स्टार्ट करेंगे विद द डबल सर्कुलेशन। टिल देन गुड लक एंड स्टडी वेल।